अच्छा, द प्रे एंड प्रीडेटर, ये दोनों पॉपुलेशंस जो हैं ये एक तरह से इक्विलिब्रियम में रहती हैं, चेक एंड बैलेंस में रहती हैं। अगर किसी जगह पे प्रे की बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ जाती है, नंबर बढ़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ग्रासलैंड है वहाँ पे डियर जो है उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा कि क्योंकि ये एक तरह से फूड है, अवेलेबल है, तो वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो कि इसको एज अ फूड यूज करते हैं, उनको ज्यादा फूड अवेलेबल होगा तो उनका नंबर भी इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन अगर प्रे की जो नंबर है वो कम होने लगता है, इट मीन्स कि फूड जो है उसकी अवेलेबिलिटी कम होने लगती है, तो जाहिर है प्रीडेटर को जब फूड कम मिलेगा तो उसका भी, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे, उनका नंबर भी कम होता चला जाएगा। सो एक तरह से ये एक दूसरे के पैरेलल इनका नंबर चलता है। अगर प्रे ज्यादा है तो प्रीडेटर का नंबर भी ज्यादा होगा, और अगर प्रे कम है तो प्रीडेटर का नंबर भी कम हो जाएगा। सो ये ग्राफ आपको ये बताता है। और ये जो यहाँ एक डिप्रेशन से लेके दूसरे हाइट तक ये एक वन प्रे साइकिल दिखाता है। इसी तरह से एक हाइट से दूसरे डिप्रेशन तक सेकंड प्रे साइकिल, और इस तरह से ये चीजें जो हैं ये एक दूसरे को कंट्रोल में रखती हैं। नाउ कम्स द पॉपुलेशन डायनामिक्स। मैंने अभी पहले भी आपको बताया व्हाट डज इट मीन्स कि पॉपुलेशंस दे ऑलवेज चेंज, दे ऑलवेज फ्लक्चुएट, कभी कम हो गई कभी ज्यादा हो गई, इस तरह से इनके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। ये नहीं कि कांस्टेंट पॉपुलेशन जो है वो मौजूद होगी। अब पॉपुलेशन के अंदर इंक्रीज होने का या पॉपुलेशन गेन के दो ही जरिए हैं, दो ही सोर्सेज हैं, या तो बर्थ्स होती हैं या इमिग्रेशन होती है। ये दो जो फैक्टर्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन गेन। बर्थ के लिए बी का सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इमिग्रेशन यानी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का आना, इसके लिए आई का सिंबल, आना अलिफ से है ना, तो आई ये वाला इमिग्रेशन। इस तरह से आप उसको याद रख लो। पॉपुलेशन लूज यानी पॉपुलेशन में जो कमी आती है वो भी दो फैक्टर से आती है, डेथ से, डेथ डी से, और इमिग्रेशन ई से। ई फॉर एग्जिट होता है ना, तो इससे आप याद रखो कि ये इंडिविजुअल्स छोड़ के जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, ई। अब ये देखें, ये तीन इक्वेशंस हैं, ये आपको दिखाती हैं कि किस तरह से एक पॉपुलेशन स्टेबल रह सकती है, उसमें इंक्रीज आ सकता है या उसमें डिक्रीज आ सकता है। इफ फॉर एग्जांपल बर्थ्स एंड इमिग्रेशन, आई इमिग्रेशन, दे आर इक्वल टू डेथ एंड इमिग्रेशन, ई वाला इमिग्रेशन, यानी जितनी बर्थ्स और जितने इंडिविजुअल्स आ रहे हैं वो बराबर हैं जितनी डेथ्स हो रही हैं और जितने इंडिविजुअल्स छोड़ के जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन का साइज स्टेबल रहा। ठीक है, जितने उसमें शामिल हुए वो बराबर हैं जितने उसको पॉपुलेशन को छोड़ के गए, तो पॉपुलेशन विल रिमेन स्टेबल, उसका नंबर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगी। इफ बर्थ्स एंड इमिग्रेशंस दे आर मोर, ये सिंबल है मोर के लिए, इफ दे आर मोर देन if births and immigrations they are more than death and immigration, the population will increase in size, यानी पॉपुलेशन में ज्यादा बर्थ्स हो रही हैं और ज्यादा इंडिविजुअल्स आके उस पॉपुलेशन के अंदर सेटल डाउन हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, जबकि कम ही इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है और कम ही इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन को छोड़ के जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होगा। लेकिन अगर इससे रिवर्स केस है, births and immigrations are less but deaths and immigrations are more, the population will decrease in size, population का size decrease होगा, ज्यादा जो है मर रहे हैं इंडिविजुअल्स और ज्यादा इंडिविजुअल्स छोड़ के जा रहे हैं, जबकि बर्थ्स और इमिग्रेशंस कम हो रही हैं, तो क्या होगा, इससे पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज कर जाएगा। Demography. What is demography? The study of population dynamics is called as demography. ये जो भी हमने बातें की ना कि पॉपुलेशन स्टेबल हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है, इन सब चीजों को स्टडी करना क्या कहलाता है, ये डेमोग्राफी कहलाता है। It will involve following factors:
एज स्ट्रक्चर स्टडीज के किसी पॉपुलेशन में कि कौन से इंडिविजुअल्स किस एज ग्रुप के हैं, ये एज स्ट्रक्चर स्टडीज होंगी। कोहोर्ट स्टडीज में मैंने बताया था कि जब हम एक ही एज के इंडिविजुअल्स को कंसिडर करते हैं तो वो एक कोहोर्ट बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें रिप्रोडक्टिव फेज, तो ये एक कोहोर्ट होगा। प्री रिप्रोडक्टिव फेज एक कोहोर्ट होगा, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ये एक और कोहोर्ट होगा। यानी कोई भी आप पैरामीटर ले लें या एज ले लें कि फ्रॉम 10 to 15 ये एक कोहोर्ट होगा। तो कोई भी आप चीज जो है उसको कंसिडर करो और इस तरह से ये स्टडीज जो हैं दे आर कैरिड आउट। प्रेजेंटेशन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, अब ये जो आप डेमोग्राफिक स्टडीज करते हो उसको उस डेटा को जो आपने उन स्टडीज से हासिल किया है उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, उस डेटे को प्रेजेंट करने के लिए आप या तो लाइव टेबल्स बनाएंगे। लाइव टेबल्स एनिमल्स के लिए अलग से बनाए जाते हैं, प्लांट्स के लिए भी बनाए जाते हैं, या आप पॉपुलेशन पिरामिड्स जो हैं उनको ड्रॉ करेंगे, जो कि हमने पीछे भी एक फिगर मैंने आपको दिखाई थी, उस तरह के पिरामिड्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम इसी को थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं। डेमोग्राफी में यू स्टडी द पॉपुलेशन डायनामिक्स, दिस इज कॉल्ड एज द डेमोग्राफी। And demography, what is it? It is the statistical study of size and structure of population and changes within the population। और उसमें आप क्या क्या चेंजेस देखते हो? एज स्ट्रक्चर, डेंसिटी, birth rate, death rate, growth, reproduction, all these different changes they are studied in the population। This information is important to study बिहेवियर एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शंस, लाइक ये जो आप इंफॉर्मेशन हासिल करोगे बर्थ रेट की, डेथ रेट की, ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, ये फर्दर आपको पॉपुलेशन के अंदर होने वाले इंटरेक्शंस को स्टडी करने में हेल्प करेंगे। और ये इंटरेक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? प्रीडेशन हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, म्यूचुअलिज्म हो सकता है। बेसिक एम हमारा क्या है, बुनियादी मकसद हमारा क्या है डेमोग्राफिक स्टडीज का, कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि पॉपुलेशन साइज में क्या चेंजेस आ रही हैं बाय नंबर ऑफ डेथ, बाय बर्थ, बाय इमिग्रेशन एंड बाय इमिग्रेशन। ठीक है, उससे क्या इसके अंदर चेंजेस आ रही हैं पॉपुलेशन के अंदर। और पॉपुलेशन स्टडी, डेमोग्राफिक स्टडी जो है, इट इज वन वे टू स्टडी पॉपुलेशन to find out age structure at one given time। हमें डेमोग्राफिक स्टडीज से एक खास वक्त में उस पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, और इसको पता चलाने के लिए टू डू दिस साइज ऑफ द पॉपुलेशन, दैट इज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड एजेस ऑफ द इंडिविजुअल्स इज नोटेड डाउन। और इसमें फिर दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। नंबर 1 पे एज स्ट्रक्चर स्टडीज। अब प्लांट्स के लिए जब आपने उनके एज को डिटरमिन करना है, तो जो टेम्परेट रीजन के प्लांट्स हैं उनके जो ट्रीज हैं उनका आप एक तो ट्रीज का नंबर काउंट कर सकते हैं, जो कि फुली मैच्योर ट्रीज हैं, लार्जर इन साइज हैं। उनकी एज को डिटरमिन करने के लिए आप उनके एनुअल रिंग्स को काउंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेट रीजन्स के जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनकी एज को एक तो आपने उनका नंबर लेना है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज हैं। सेकेंडली आपने उनका एज डिटरमिन करनी है, तो वो एनुअल रिंग्स के थ्रू होगी। मैं 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट प्लीज। ठीक है, आपने ये पढ़ा भी होगा कि ट्रीज की जो एज है वो कैसे डिटरमिन करती हैं। वो एनुअली वो एक रिंग बनाते हैं जो कि
उनकी नंबर ऑफ रिंग्स काउंट करते हो तो नंबर ऑफ ईयर्स काउंट हो जाते हैं कि ये जो दरख्त है इतने साल पुराना है, ठीक है। तो ये तो हम कर सकते हैं टेम्परेट रीजन में जो ट्रीज ग्रो करते हैं, जैसे आप ये नॉर्दर्न साइड पे जो ट्रीज ग्रो करते हैं, पाइन वगैरह, ये इनके लिए। लेकिन जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज के ट्रीज हैं उसमें ऐसे ग्रोथ रिंग्स नहीं बनते। तो उनकी एज डिटरमिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी लीफ बेसिस को काउंट कर लेते हैं। लीफ बेसिस दे हेल्प इन डिटरमिनिंग द एज ऑफ, फॉर एग्जांपल पाम ट्रीज। पाम ट्रीज जो है वो एनुअली अपना एक पूरा वॉर्ल ऑफ लीव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। जब ये लीव्स गिर जाते हैं तो ये लीफ जो है या तो स्कार्स छोड़ जाते हैं, या इनके जो लीफ बेसिस होती हैं, यानी लीफ पेट्यूल का जो निचले वाला हिस्सा होता है, वो उस प्लांट के साथ, उसके स्टेम के साथ लगा हुआ रह जाता है। तो आप उन लीफ बेसिस को काउंट करते हो, तो उससे आप उस ट्रॉपिकल एरिया के जो ट्री हैं उनकी एज को डिटरमिन कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपके एज स्ट्रक्चर स्टडीज होती हैं प्लांट्स के अंदर इस तरह से। कोहोर्ट स्टडीज, दिस इज अ डिफरेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें आप फॉलो करते हो वन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर बर्थ टू देयर डेथ, यानी उनकी बर्थ से लेके डेथ तक उनकी लाइफ के डिफरेंट फेजेस को आप स्टडी करते हैं। सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ पॉपुलेशन which are all roughly of same age. This is called as cohort. Such data is very easy to use in determining cause of mortality, रिप्रोडक्टिव सक्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके पास जब डेटा आ जाता है कोहोर्ट स्टडी से, एज स्ट्रक्चर्ड स्टडी से, तो फिर आप इजीली डिटरमिन कर लेते हो कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर मोर्टेलिटी की वजह क्या है, रिप्रोडक्टिव सक्सेस की वजह क्या है। सो इस तरह के जो और रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना आपके लिए आसान होता है। However, this is not suitable for long-lived species as it will take a long time to complete. यानी ऐसी स्पीशीज जिनका शॉर्टर लाइफ स्पैन है उसको तो आप इस तरह से स्टडी कर लेते हो, लेकिन ऐसी स्पीशीज जो कि बहुत लंबे अरसे तक सरवाइव करती हैं उनके लिए इस तरह की स्टडीज मुश्किल है। फॉर लॉन्ग लिव्ड स्पीशीज अ मिक्सचर ऑफ एज स्ट्रक्चर एंड कोहोर्ट स्टडीज इज बेस्ट। तो उसके लिए फिर आप इस तरह से एक स्टडी करते हो जिसमें दोनों एज स्ट्रक्चर और कोहोर्ट स्टडीज, दोनों तरह की स्टडीज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, लाइफ टेबल। लाइफ टेबल का हमने पहले भी जिक्र किया था, ठीक है। ये हम करते हैं, टेबल एक बनाते हैं जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा जो कि हम कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग पॉपुलेशन स्टडी उसको हम प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। इस टेबल में फिगर्स की फॉर्म में हम जो डेटा है उसको फिल अप करते हैं। लाइफ टेबल जो फॉर एनिमल्स कंस्ट्रक्ट आप करते हो वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग or dying in a given time period. Cohort life tables show survivalship curve for a particular population. लाइफ टेबल जो प्लांट्स के लिए आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर प्लांट्स इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ लाइफ टेबल। ये हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि प्लांट की एज को डिटरमिन करना, ठीक है, वो आपके लिए मुश्किल काम होता है। दूसरा, difficult to determine the mortality and survivalship in case of plants, because plants जो हैं वो as a whole भी उनकी डेथ होती है और उनके पार्ट्स जो हैं उनकी भी डेथ होती है। जैसे लीव्स जो हैं वो भी नए आते हैं और पुराने वाले गिर जाते हैं। सो ये जो है प्लांट्स के लिए लाइफ टेबल कंस्ट्रक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। पॉपुलेशन पिरामिड्स, डेमोग्राफिक डेटा को आप पॉपुलेशन पिरामिड्स, कौन शेप स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसमें भी आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये अमूमन हम यूज करते हैं ह्यूमन डेमोग्राफिक स्टडीज के अंदर। इसमें जो हम पिरामिड ड्रॉ करते हैं उसमें आपको मैं फिगर वो दोबारा से दिखाती हूँ। ये देखिए, हाँ, ये कैसा स्ट्रक्चर है या ये पिरामिड किस किस्म का है। 2 बार ग्राफ्स बैक टू बैक, ये देखें, ये एक ग्राफ ये है, एक ये है,
they are located back to back, on one side for the male and on the other side for the female. So females to right of a central line. Shape of the pyramid will reflect the birth and death rates और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन. मैंने आपको एक वो फिगर व्हाट्सएप भी की थी, उसमें भी आप देख सकते थे कि कौन सी स्टेबल रहने वाली पॉपुलेशन होगी. ये आपके ख्याल में कौन सी पॉपुलेशन है? इज इट इंक्रीज? हाँ जी, विजिबल है आप? हाँ जी स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके ख्याल में? इज इट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन? आर यू हियरिंग मी? यस मैम. हाँ जी, आप बताओ इस फिगर को देख के आपके ख्याल में ये इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? मैंने क्या बताया था? अगर ब्रॉडर बेस होगी, अगर हम इसको कहें ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, मैम डिक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है. शाबाश, और बड़ा लेट आंसर दिया मगर है. अच्छा, हम अब बात करते हैं सीड डिस्पर्सल की. ऑर्गेनिजम्स, अब ये डिस्पर्सल जो है एक्चुअली डिस्पर्सल का मतलब होता है बिखरना. टू फॉल at some distance. So organisms that leave a population and join another one, they are said to have dispersed. ठीक है, जो एक पॉपुलेशन को छोड़ते हैं उसको इमिग्रेशन तो हम कह रहे हैं ना, लेकिन इसको डिस्पर्स होना भी हम कह सकते हैं. हम इसके लिए डिस्पर्सल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं. और प्लांट्स के केस में, प्लांट्स तो स्टेशनरी है, वो तो एक जगह पे रहते हैं, वो तो नहीं जा सकते दूसरी जगह पे. तो प्लांट्स के केस में डिस्पर्सल यूनिट्स क्या होंगे? उनके सीड्स जा सकते हैं ना दूसरी जगह पे उड़ के, या उनके स्पोर्स जो हैं वो दूसरी जगह पे जा सकते हैं. तो प्लांट्स के केस में डिस्पर्सल यूनिट्स क्या हैं? उनके सीड्स हैं और उसके स्पोर्स हैं, जो कि आप एक खास जो प्लांट के कुछ स्पीशी के इंडिविजुअल हैं, प्लांट स्पीशी के, वो उनसे दूर किसी दूसरी जगह पे जाके गिर सकते हैं और वहां पे मौजूद पॉपुलेशन का हिस्सा बन सकते हैं. सो दे कैन ट्रेवल स्मॉल डिस्टेंस और दे कैन ट्रेवल लार्ज डिस्टेंस. और इस डिस्पर्सल के लिए उनके ऊपर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्पर्सल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फेदर्स होते हैं. ठीक है, फेदर्स किन प्लांट्स के ऊपर होंगे? जो कि विंड के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड्स. इसी तरह से some of the seeds they will be sticky, or some of the seeds they will be having certain hook like structure on their surface. ये एनिमल्स के साथ अटैच होके उनकी फर के साथ, उनकी बॉडीज के साथ फिर दूसरी जगह पे जाके स्प्रेड हो सकते हैं. इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर डिस्पर्सल. तो उनके ऊपर कुछ ऐसे फ्लोटेशन के लिए कुछ ऐसे, जैसे कोकोनट का प्लांट है, उसके बाहर एक स्पॉन्जी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि उसको कीप इट बायोंड एज वेल एज हेल्प इन डिस्पर्सिंग टू different some other take it to some other shore where it can germinate and give rise to new plant. And in case of ferns and fungi, the spores, they are very large in number as well as they are very light in weight, so wind can take it and spread it in over far off areas. Aquatic habitat में sometimes ये भी होता है कि whole plant is moved from one area to another. वाटर करंट्स जो हैं एक्वेटिक हैबिटेट में पूरे प्लांट को ही एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकती हैं. और फ्लडिंग में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि जब फ्लड आता है तो भी वो प्लांट्स को बहा के अपने साथ ले जाता है. सीड बैंक्स, अच्छा सीड बैंक्स क्या है? डिस्पर्सल कैन ऑल्सो अकर थ्रू टाइम. ठीक है, सीड बैंक जो है एक तरह से इसमें सीड्स जो हैं वो फौरी तौर पे जर्मिनेट नहीं करते. ठीक है, उनका कोई डोमेंट पीरियड होता है
और उस डोर्मेंट पीरियड को गुजारने के बाद वो जर्मिनेट करेंगे, यानी आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हम उनकी जो कह लो एक तरह से फौरी डोमिनेशन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द डिस्पर्सर over a period of time. So after a period of time, this dispersal is taking place. Plant seeds, they can lie dormant for many years. The store of the seed in the soil is called as seed bank. ठीक है, अब ये सीड्स जो हैं ये सॉइल के अंदर ये दबे हुए रहते हैं और बरिड फॉर्म में रहते हैं, और कुछ पीरियड गुजरने के बाद फिर ये एक्टिवेट होते हैं और ये जर्मिनेट करने लगते हैं। और इनका फ़ायदा क्या है, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये सीड्स जो हैं ये एक तरह के जीन बैंक्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट का कंप्लीट जीनोम जो है वो सीड के अंदर मौजूद है। सो इन अ वे दे आर आल्सो कॉल्ड एज जीन बैंक्स। दे कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और इस तरह से ये प्लांट की बायोडाइवर्सिटी को एक तरह से कंजर्व करते हैं, उसको महफूज रखते हैं। और फिर अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, अगर ये फेवरेबल हो जाते हैं तो फिर इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इवन अगर तमाम प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन दे डाई ड्यू टू सर्टन नेचुरल डिजास्टर, वहाँ पे फॉर एग्जांपल आग लग जाती है, फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, उसकी वजह से अगर किसी खास जगह पे ग्रो करने वाले प्लांट्स तमाम के तमाम मर भी जाते हैं, तो वो सीड्स जो हैं वो सरवाइव करते रहेंगे और वो फेवरेबल कंडीशंस आने के ऊपर नए प्लांट्स को दे विल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। Reproductive strategies. Reproductive strategies, they involve the transmission of genetic characteristics from one generation to another. Reproduction में क्या होता है, ये होता है ना कि genetic characteristics जो है एक generation अपने genetic characteristics को अपनी अगली जो generation है उसमें pass on कर देती है। Ability of an organism to leave behind reproducing offsprings is its fitness. एक ऑर्गेनिज्म का अपने पीछे रिप्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स को छोड़ के जाना उसकी फिटनेस है। जितने ज्यादा वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगी उतना ज्यादा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फिट करार दिया जा सकता है, या उतनी ज्यादा उसकी फिटनेस जो है वो कंसिडर की जाती है। हाउ ऑर्गेनिज्म अचीव फिटनेस, बिकम द ऑर्गेनिज्म लाइफ हिस्ट्री पैटर्न, ठीक है, वो कैसे इस फिटनेस को अचीव करता है, ये उसकी लाइफ हिस्ट्री पैटर्न कहलाती है। और हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन दो तरह से होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो बताएगा व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं। आयशा कामरान, आयशा आप बताओ व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आयशा, आर यू लिसनिंग मी? आयशा, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ जी, आप बताएं ना, ये 10 दफा आपने अब तक RBS में आते आते पढ़ा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? जी, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते एंड रिजल्ट इन न्यू इंडिविजुअल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। हाँ, एसेक्सुअल। शाबाश, ठीक है। तो मैम इसमें तो जी, हाँ, और कुछ कह रहे हो? कुछ ऐड करना है और इसमें? बड़ी मुश्किल से बोलते हैं आप लोग हैं। ठीक है, आपका आंसर नो गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, genetically identical new individuals are formed which are exactly similar to their parents। और प्लांट्स के केस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो भी होती है, ठीक है। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होती है, कौन बताएगा व्हाट इज वेजिटेटिव? अरूबा आप बताओ व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
मैं तो कौन है आप? बताएं प्लीज। मैं फहीमा। फहीमा, ठीक है फहीमा, आप बताएं। मैम इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। इसमें जो एक जो इंडिविजुअल है वो अडल्ट होता है, मतलब कि एक पेरेंट से ही, मतलब कि जैसे कि रूट स्टेम्स और लीव्स है तो वो मैच्योर होते हैं। हाँ जी, इसमें क्या मतलब हुआ कि प्लांट का कोई भी ऑर्गन, ठीक है ना, रूट, स्टेम या लीफ, इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ऐसी बात ही है ना? मैं ठीक कह रही हूँ? ये तो बताएं। एनी पार्ट ऑफ जी द मैम। प्लांट, ठीक है ना, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट विल बी एबल टू गिव राइज टू अ एनी न्यू पार्ट ऑफ, प्लांट। जी जी। उससे रूट बना सकती है, लीफ बना सकता है, स्टेम बना सकती है। तो इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? कौन बताएगा? फायजा, आप बताओ, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? In which both gametes are involved. हाँ जी, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, गैमीट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, और उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 23 हाफ होता है। 23 ना कि वो तो ह्यूमन के लिए हो गया ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके क्रोमोसोम का हाफ हैप्लॉइड नंबर होगा, और फिर 2 हैप्लॉइड गैमीट्स कंबाइन करके जाइगोट बनाते हैं और उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। और फिर हम जानते हैं प्लांट्स के अंदर फिर ये सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये भी पता है क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है? अगर प्लांट की बात करें सेल्फ पॉलिनेशन में, जी, अगर नाम प्लीज बताएं, कौन आंसर कर रहा है? ये फायजा। सेल्फ पॉलिनेशन। मैम पोलन फ्रॉम सेम प्लांट अराइव करते हैं स्टिग्मा के ऊपर जो फ्लावर का होता है। ठीक है, ठीक है। इफ द pollen of the same plant fall on the stigma of the same plant, this is self pollination. Yes. And cross में जिले हुमा, आप बताओ, what is cross pollination? मैम मैं बता दूं? जिले हुमा क्यों नहीं बता सकती? ये गई भी है कहीं है ऑन छोड़ के अपने? नो मैम। मैम फिर आप बताओ शाबाश, क्या है? मैम सेल्फ पॉलिनेशन में नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी। चले और कोई बताए, आप सोचना इतना। मैम पॉल्यूशन, मतलब वही पॉलिनेशन जो होती है वो डिफरेंट उसके साथ होती है हाँ, डिफरेंट। विद पोलन अनदर। हाँ, pollen of one plant fall on the stigma of another plant, flower of, हाँ, stigma of the flower of another plant, ठीक है ना, मुश्किल बात तो नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, बस अब रह गया, इसको हम वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा, लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज। लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजीज, ये एक इकोलॉजिस्ट था, प्लांट इकोलॉजिस्ट जे ग्राइम। उसने कहा कि देयर आर 3 strategy systems which exist: R strategies,